एवरीवन, तो लास्ट क्लास में हमने डी और एफ ब्लॉक्स का चैप्टर 2 पार्ट्स आ चुके हैं वीडियो के। उसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, कौन सा मेटल है जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो वो था अपना मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज क्या था, वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो कर रहा था, +7। और उसके बाद क्रोमियम और आयरन ये +6 शो कर रहे थे। ऐसा क्यों था, क्योंकि मैग्नीज के अंदर क्या होता है 3d5 4s2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैक्सिमम हम 7 इलेक्ट्रॉन्स उसमें से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैग्नीज जो था वो +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता था। अब हमारा क्रोमियम है और आयरन है, इसके अंदर क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, क्योंकि क्रोमियम क्या था 3d5 4s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस वजह से इसके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम क्या थी, 6। वैनेडियम के अंदर क्या होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 ही निकल सकते हैं। टाइटेनियम के अंदर 4 होते हैं, तो 4 निकल सकते हैं। और स्कैंडियम के अंदर क्या होता है 3d1 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। अब हमारा स्कैंडियम है जिसकी सिर्फ क्या होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जिंक है जिसकी सिर्फ क्या होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसके कुछ कंपाउंड्स थे जो क्या कर रहे थे, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे। ये हमने पढ़ा था कि मैग्नीज जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 मतलब मैक्सिमम करेगा मैग्नीज। ठीक है, उसके बाद जो स्कैंडियम होता है वो क्या करेगा, सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जिंक के अंदर +2 होंगे क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। 3d10 क्या है, फुल्ली फिल्ड है, तो फुल्ली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो स्टेबल है, इस वजह से डी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रीजनेबली स्टेबिलिटी कोरस्पॉन्ड करती है। मतलब कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जितने भी जो एस और डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उन्हीं को तो हम निकाल सकते हैं, और वही क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो टिपिकल स्पीशीज टू फॉलो आर, आयरन क्या शो करता है +2 + 3, कोबाल्ट भी +2 + 3, निकल क्या करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, कॉपर +1 और +2 में, और जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन के स्टेट में मिलता है। ठीक है, जो वेरिएबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो कैरेक्टरिस्टिक है किसका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, अराइज आउट ड्यू टू द। और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है इनकम्प्लीट फिलिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इनके डी और एस ऑर्बिटल्स के अंदर। इसी वजह से क्या करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि वेनेडियम है वो +2 +3 +4 और +5 शो करता है। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली डिफर बाय यूनिट और 2। मतलब जो हमारे नॉन ट्रांजिशन मेटल थे जैसे कि सोडियम हो गया तो उसकी क्या थी Na+1, मैग्नीशियम की क्या थी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है तो Mg2+, Al की क्या थी Al3+। तो ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक यूनिट से ही वो कर सकते हैं, एक या फिर 2 यूनिट से चेंज हो सकते हैं, मतलब इनकी फिक्स होती है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही होगी। लेकिन हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मतलब डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जितने डी इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा, पॉसिबिलिटी होगी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। अब एक इंटरेस्टिंग फीचर है इन द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोटिस्ड अमंग द ग्रुप 4 through 10। मतलब जो वेरिएबिलिटी है ऑक्सीडेशन के स्टेट्स की वो कौन से ग्रुप से, ग्रुप 4 से लेके ग्रुप 10 तक शो होती है, क्योंकि ये डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, है ना। ऑल्दो इन पी ब्लॉक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर फेवर्ड बाय द हैवियर मेंबर्स। क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। मतलब जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। जब
टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, ऊपर से नीचे, तो जैसे बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी, तो ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा शील्ड हो जाते हैं और इस वजह से क्या होता है, वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन डी ब्लॉक के अंदर इसका अपोजिट है, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इन ग्रुप 6 के अंदर क्या होता है, मोलिब्डेनम 6, टंगस्टन 6 जो है वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, किससे, क्रोमियम 6 से, ठीक है। क्रोमियम 6 क्या इज़ अ फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि क्रोमियम 6 जो कि डाइक्रोमेट का फॉर्म है और एसिडिक मीडियम के अंदर वो कैसा बिहेव करेगा, तो कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे और खुद का रिडक्शन करा दे। लेकिन जो MOO3 है या फिर WO3 है, मतलब मोलिब्डेनम ऑक्साइड और टंगस्टन ट्राइऑक्साइड क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करते। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। अब जो स्टेबल है वो चेंज क्यों करेगा अपने आप को, अब जो अनस्टेबल है वही तो चेंज लेके आएगा ना। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड्स कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्डिंग। मतलब जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कब पाई जाएंगी, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके अंदर क्या होते हैं, लिगेंड जो कि पाई एक्सेप्टर होते हैं, पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर होना चाहिए, इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्डिंग। मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिसका क्या होता है, पी ऑर्बिटल खाली होता है, जैसे CO है, ठीक है। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दे देगा मेटल को, Ni के जो मेटल का क्या है, जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अभी इसका पी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है, तो ये मेटल क्या करता है, वापस से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इस लिगेंड को। तो ये क्या होता है, बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो इस वजह से कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से अगर ये डोनेट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ से ये वापस डोनेट कर रहा है, इसका मतलब पाई बॉन्ड का कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है। तो कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो क्या बना सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी शो कर सकते हैं मेटल के साथ, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीधा उठ के क्वेश्चन आ जाता है। जैसे निकल CO होल 4 हो गया, FeCO होल 5 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, निकल का भी 0 होगा और आयरन का भी 0, क्योंकि CO क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, 0 चार्ज कैरी करता है। तो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसे करेंगे, निकल का मान लिया X, प्लस में CO कितने हैं, मतलब CO का चार्ज क्या होता है 0 और कितने हैं 4 इज इक्वल टू 0, तो X क्या हो गया 0, इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई 0। सेम केस है इसमें आयरन का। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया कि जो CO लिगेंड होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल, इसके ऊपर चार्ज 0 होता है। अगर आगे कोई नया कंपाउंड दे दे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने को आ जाए तो CO का क्या चार्ज रखोगे आप, 0 चार्ज रखोगे, ठीक है। तो हर चीज़ कुछ ना कुछ नया सिखाती है इसके अंदर। अब नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ नीट के एग्ज़ाम में भी आया है और CBSE के अंदर तो आता ही आता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसके अंदर क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। ये हमने पढ़ा था टेबल के अंदर कि जो स्कैंडियम है उसकी सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो तीनों ही निकाल के वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्कैंडियम है वो +3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा इसकी कोई भी वेरिएबल का मतलब होता है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सिर्फ ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, वो होती है +3, बाकी नहीं करता, ठीक है। अब इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है विच ऑफ 3D series of transition metals exhibit the largest number of oxidation state and why। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया था जब वो टेबल समझाई थी कि जो हमारा मैग्नीज होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3D5 और 4s2।
और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सम अप करेंगे तो 5 + 2 = 7। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, इससे 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, 3D सीरीज़ के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो क्या होता है, अपना मैग्नीज। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे अटेम्प्ट करोगे आप कि मैग्नीज इज़ द मेटल, ट्रांजिशन मेटल विच एग्जिबिट्स द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, largest number of oxidation state. And why? क्यों? Due to the presence of 7 unpaired electrons in the D plus S orbitals. ठीक है, D और S के अंदर टोटल कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी कैपेसिटी होती है कि 7 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर निकाल के +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, ट्रेंड्स इन Mn2 पॉजिटिव Mn स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था ना कि मेटल आयन और मेटल के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इस वजह से। अब हम देखेंगे कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल हैं उनके अंदर क्या था कि कौन सा मेटल का क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, वो क्यों आ रहा है। ठीक है, Table 4.4 contains the thermochemical parameter related to the transformation of solid metal atom to M2 positive ions in the solution and their standard electrode potential। मतलब जो टेबल 4.4 है वो हमें क्या बताएगा, थर्मोकेमिकल पैरामीटर्स बताएगा। मतलब थर्मो मतलब हीट और केमिकल मतलब केमिकल्स इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, तो हीट कब इवॉल्व होती है, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वो रिलेट करता है किससे, ट्रांसफॉर्मेशन से। कब, जब सॉलिड मेटल, मतलब मेटल क्या होगा, M सॉलिड है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M+2 के अंदर। क्यों, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, रिलीज़ कर दिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन होगा वहीं पे एंड दे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी वो भी बता रखी है 4.4 टेबल के अंदर। द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ E0 एंड दोज कैलकुलेटेड यूजिंग द डेटा ऑफ आर कंपेयर्ड इन फिगर 4.4। अब जो ऑब्जर्व थी उसकी भी डेटा बता रखी है और जो कैलकुलेट हुई उसकी भी बता रखी है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट और एक ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, अब जो पॉइंट ये यहाँ पे आ रहा है ना, यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर, इसे स्टार मार्क कर लो और इसे ज़रूर याद करना। ठीक है, ये हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है CBSE के एग्ज़ाम्स में और नीट वगैरह के अंदर भी। ठीक है, अब जो हमारा कॉपर मेटल होता है ना उसकी क्या होती है, E0 की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। बाकी मेटल्स की क्या आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल की। सिर्फ हमारा कॉपर ऐसा है जो प्लस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव E0 वैल्यू शो करेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ऐसा क्यों करता है और क्या रीज़न है इसका। ठीक है, और इसी वजह से, क्योंकि इसकी E0 की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, इसी वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन रिलीज़, H2 गैस रिलीज़ नहीं करता जब मेटल किसके साथ, एसिड के साथ। अब हमें पता है कोई भी मेटल जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ, जैसे कि HCl हो गया, तो ये क्या करता है, 2 ले लेते हैं ना, तो मेटल क्या करता है, क्लोराइड के साथ वो बना लेता है अपना कॉम्प्लेक्स, प्लस में 2H बन के H2 गैस रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल्स की ये जनरल प्रॉपर्टी होती है कि वो जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2 गैस रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हमारा कॉपर भी क्या है, मेटल है, और उसे H2 गैस रिलीज़ करनी चाहिए जब वो एसिड के साथ रिएक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसकी E0 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, पहला पॉइंट ये। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि डज Cu लिबरेट्स H2 व्हेन रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, तो आपका आंसर होगा नो। वाई, ड्यू टू द पॉजिटिव E0 वैल्यू। ठीक है, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, नाइट्रिक एसिड हो गया या फिर स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वो रिएक्ट करता है कॉपर के साथ। द एसिड बीइंग रिड्यूस्ड, अब क्या होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो हमारे एसिड होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जो कॉपर है वो
नॉर्मल एसिड्स के साथ तो बिहेव नहीं करता, लेकिन कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जैसे कि क्या हो गया, हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3। ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं कॉपर के साथ और H2 गैस रिलीज़ कर देते हैं। अब जो एसिड है वो रिड्यूस हो जाता है, जो ये यहाँ पे ये एसिड है ये रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिड्यूस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर कॉपर टू Cu2+ इज नॉट बैलेंस्ड बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी। मतलब जब ये कॉपर प्रोडक्ट में किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव के अंदर, तो क्या हो रहा है, जो ये Cu से Cu2+ के अंदर कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी है ना, वो क्या हो रही है, पूरी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि E0 वैल्यू पॉजिटिव है कॉपर की, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इसकी ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन Cu से Cu2+ कन्वर्ट होने के लिए हाई एनर्जी चाहिए और वो बैलेंस नहीं हो रही, किससे, हाइड्रेशन एंथैल्पी से। इसी वजह से क्या होगा कि जो हमारी Eu है उसकी ऑक्सीडेशन मतलब E0 वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। द जनरल ट्रेंड टूवर्ड्स द लेस नेगेटिव E0 वैल्यू अक्रॉस द, और ये क्या है, हमारे ट्रेंड्स दिखा रखे हैं, जो ये 4.4 टेबल जो है इसके अंदर देखो, टाइटेनियम की क्या है 1.5 थे, फिर ये थोड़ा सा और ऊपर हो गया 1.5 और -1 के बीच में। क्रोमियम की आ गई -1 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। फिर मैग्नीज की यहाँ पे है, आयरन की यहाँ पे है, कोबाल्ट की है, फिर निकल हो गया, कॉपर हो गया और जिंक हो गया, ठीक है। कॉपर की क्या कहाँ पे वैल्यू आ रही है, देखो कॉपर की वैल्यू कहाँ आ रही है, 0 से ऊपर आ रही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। बाकी सब क्या है, 0 से नीचे, मतलब क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, less negative E0 value across the series is related to general increase in the sum of first and second ionization enthalpy। मतलब लेफ़्ट से राइट जब इंक्रीज हो रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखो कि लेफ़्ट से राइट जब हम जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है मेटल्स की। वो किस वजह से हो रही है, क्योंकि इनकी फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम है ना, आयनाइजेशन एनर्जी 1 प्लस आयनाइजेशन एनर्जी 2, इसका जो सम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ से कहाँ, लेफ़्ट से राइट की तरफ, टाइटेनियम से जिंक की तरफ, ठीक है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वैल्यू ऑफ E0 फॉर Mn, निकल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। और जो E0 वैल्यू है किसकी, मैग्नीज की, Mn की, जिंक की और निकल की, ये क्या है, ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब नेगेटिव तो होनी चाहिए थी लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, मतलब ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये ट्रेंड से कुछ हटके हैं। अब देखो जो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 4.4 आ गया ना, पूछ लिया ना, द E0 वैल्यू ऑफ कॉपर इज़ पॉजिटिव, मतलब इसकी कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव होती है। व्हाट इज़ द पॉसिबल रीज़न फॉर दिस, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कॉपर से कॉपर 2 के अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा है और वो हाइड्रेशन एनर्जी से भी, हाइड्रेशन एंथैल्पी से भी ओवरकम नहीं हो पाता। इसी वजह से क्या होता है, वैल्यू ऑफ कॉपर क्या होती है, पॉजिटिव आती है। तो जो ये पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ, ये इसे रट लेना, फिर मत बोलना कि बताया नहीं, इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि कॉपर का बिहेवियर अलग क्यों है और E0 वैल्यू पॉजिटिव क्यों आती है। अब जो मैं बार बार आपको ये रिपीट कर रही हूँ ना, मैं इसका मतलब ये नहीं है मैं पागल हो चुकी हूँ कि एक बात को 20 बार बोल रही हूँ, वो इसलिए ताकि इस लेक्चर के अंदर ही आपको याद हो जाए बार बार बोलने से, ठीक है। क्योंकि अगर बार बार एक चीज़ सुनोगे तो वो क्या होता है, जल्दी याद हो जाती है, इसी वजह से। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ बता रही हूँ, उनको क्या करना है, एग्ज़ाम के टाइम दोबारा देखना है, ठीक है। एग्ज़ाम तक बार बार देखते रहना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं, अलग से कुछ नहीं आता। अब एक क्वेश्चन इन टेक्स्ट का ये है कि वाई Cr2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग, Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब अपना क्रोमियम क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, ठीक है।
डी के अंदर कितने थे 5 इलेक्ट्रॉन 4s1, ठीक है। मैग्नीज 3 के अंदर क्या था, इसका नॉर्मल ऑक्सीडेशन क्या होती है D5 4s2, ठीक है। इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हमने, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 तो यहाँ से निकल गए, एक यहाँ से, तो D4 आ गई ना। सेम इसी में से क्रोमियम 2+ में से एक तो S से निकलेगा और एक कहाँ से निकल जाएगा अपना D से, तो इसकी भी क्या होगी D4, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जो क्रोमियम 2 पॉजिटिव है वो तो रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहा है, रिड्यूसिंग मतलब रिड्यूस हो रहा है, और Mn3+ क्या है वो ऑक्सीडाइजिंग मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होता है जबकि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है D4 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ। अब मैंगनीज की D4 है, इसका मतलब क्या है, 2 एनर्जी लेवल होते हैं ना अपने, नीचे क्या होता है T2G, ऊपर क्या होता है EG के अंदर क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में आपने पढ़ा होगा, नीचे T2G ऊपर EG, ठीक है। तो अब क्या है, मैग्नीज की तो D4 है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो D5 हो जाएगा, इसका मतलब 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब ये क्या हो गया हाफ फील्ड हो गया, और हाफ फील्ड क्या होता है बहुत स्टेबल होता है। सेम इसी के अंदर क्रोमियम के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा T2 और ये क्या है EG, ठीक है। तो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो इसके लिए ईजी क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे और यहाँ पे क्या बना ले D3 क्या हो जाएगा, ये T2G इसका क्या हो जाएगा सिमेट्रिकल फील्ड, इस वजह से ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि आंसर क्या दे रखा है इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या बता रखा है कि जो क्रोमियम 2+ है वो रिड्यूसिंग है, क्यों, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी D4 से D3 के अंदर, मतलब रिड्यूसिंग मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन को वो लॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा D4 से D3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस वजह से क्या हो जाएगी T2G हाफ फील्ड हो जाएगा जो कि स्टेबल होगा। और दूसरी तरफ जब हम मैग्नीज का केस देखेंगे तो Mn3+ से जब वो Mn2+ के अंदर चेंज होगा तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है, ठीक है। तो रीज़न वही था, मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया, इसमें क्या है थ्योरेटिकली। अब नेक्स्ट thermochemical data for the first row transition element and standard electrode potentials for the reduction Mn2 से Mn में जाने के लिए कि क्या दे रखे हैं, कुछ डेटा दे रखे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, ठीक है। तो यही नोट की वैल्यू दे रखे हैं यहाँ पे देखो, टाइटेनियम में इसकी नेगेटिव है, वेनेडियम की भी नेगेटिव है, फिर क्रोमियम की और मैग्नीज की, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर का देखो, कॉपर क्या था एक्सेप्शन था अपना, तो कॉपर एक्सेप्शन क्यों था क्योंकि इसकी E0 की वैल्यू प्लस थी, ठीक है। अब द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड D Mn2+ and completely filled D10 Zn2+ are related to their E0 value, whereas E0 for Ni is related to highest negative hydration energy। अब हमने ऊपर क्या देखा था कि मैग्नीज की, जिंक की और निकल की क्या थी ग्रेटेस्ट नेगेटिव वैल्यू थी E0 की, ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आ रही थी E0 की, तो वो रीज़न क्या था। अब Mn2+ क्या है, ये तो हाफ फील्ड है, इस वजह से ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है E0 की। और जिंक के केस में क्या हो गया, ये D10 है, इसका मतलब फुल्ली फील्ड है, तो ये इस वजह से स्टेबल हो गया। अब जो निकल है वो क्यों हुआ, क्योंकि उसकी हाईएस्ट नेगेटिव आ रही है हाइड्रेशन की, जो इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी है ना वो हाईएस्ट नेगेटिव है, तो इस वजह से ये फैक्टर ओवरकम हो रहा है और इसकी E0 की वैल्यू हो रही है ज़्यादा नेगेटिव। अब नेक्स्ट सेट फ्रेंड इन Mn3 to Mn2+ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। एन एग्जामिनेशन ऑफ E0 क्या है, एन एग्जामिनेशन ऑफ E0 Mn मतलब जब E0 M मेटल 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाएगा तो E0 वैल्यू पे क्या असर होगा ये देखना है हमें,
ठीक है। तो इसकी क्या होती है, वेरिंग ट्रेंड्स होते हैं। ठीक है, जो लो वैल्यू है स्कैंडियम की, इसका मतलब क्या हुआ, जो ई नोट वैल्यू सबसे कम किसकी है, स्कैंडियम की, किसकी, Mn3+ से 2+ में जाने की। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टेबिलिटी है स्कैंडियम 3+ की, उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि स्कैंडियम के अंदर क्या था, 3d1 4s2। ठीक है, यहाँ क्या थी, आर्गन 18, क्योंकि इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar18, मतलब ये आर्गन है, नोबल गैस है। अगर इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ गई, आर्गन 18 की। इसका मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें हम, तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो जाती है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के सिमिलर हो जाती है। और जो नोबल गैसेज हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सबसे स्टेबल मानी जाती है अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब जो हाईएस्ट वैल्यू है जिंक की, वो क्यों है, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन टू Zn2+। अब जिंक की हाई वैल्यू क्यों आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कहाँ से हो रहा है, D10 के अंदर से। अब Zn2+ है, इन्होंने क्या कर रखा है, Mn3+ ऑक्सीडेशन स्टेट बनानी है। ठीक है, तो Mn3+ कैसे होगी, जब मैग्नीज के अंदर क्या है, मतलब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s2। तो निकालने कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 2 तो यहाँ से निकल गए, मतलब क्या हो गया, M2 पॉजिटिव, मेटल 2 पॉजिटिव की प्रेजेंट है। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ेगा, 3d से निकालना पड़ेगा, तब ये 3d9 होगा। और इसके लिए क्या होगी, बहुत हाई एनर्जी चाहिएगी, क्योंकि ये स्टेबल है और स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही रीज़न था कि ई नोट की वैल्यू हाईएस्ट होती है जिंक के केस में। द कंपैरेटिव हाई वैल्यू फॉर मैग्नीज, और यही रीज़न होगा मैंगनीज का, क्योंकि मैंगनीज क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड होगा तो स्टेबल होगा, और स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। लेकिन मैंगनीज से तो कम होगा, क्योंकि मैंगनीज के मतलब जिंक से कम होगा। सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिंक की, उसके बाद किसकी हो जाएगी, मैंगनीज की, क्योंकि जिंक क्या है, फुल्ली फिल्ड, मैंगनीज क्या है, हाफ फिल्ड। ठीक है, अब तो ये बता दिया, वेरस कंपैरेटिवली लो वैल्यू फॉर Fe शोज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+। अब जो हमारा आयरन है उसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 3d5 3d6 4s2। ठीक है, अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो Fe2+ बन रहा था, अब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d5। 3d5 क्या है, हाफ फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसका मतलब ई नोट वैल्यू क्या होगी, कम आएगी, किसकी, Fe की। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब आ रही है, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है तब। तो ये तो सिंपल लॉजिक है। मेन बात क्या है, हाफ फील्ड होना चाहिए या फुली फील्ड होना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल के हाफ फील्ड या फुली फील्ड बन रहा है, इसका मतलब उसकी ई नोट की वैल्यू कम आएगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन निकालने में मुश्किल हो रही है तो इसका मतलब ई नोट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। नेगेटिव का मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कम का मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी। कम एनर्जी कब देंगे, जब उसे स्टेबल होना होगा। ज़्यादा एनर्जी कब लगेगी, जब वो खुद से स्टेबल है और फिर बाद में अनस्टेबल फॉर्म में लेके जाना है उसे। अब जो कंपैरेटिवली लो वैल्यू होगी किसकी, वेनेडियम की। वेनेडियम की कम क्यों होगी, क्योंकि V2 पॉजिटिव क्या होता है, हाफ फील्ड T2G लेवल है। ठीक है, मतलब वेनेडियम की क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3 पॉजिटिव में स्टेबल हाफ फील्ड T2 लेवल आ जाता है, जो ऊपर दिखा था हमने। ठीक है, अब ट्रेंड देखेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का, कि कैसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हैं किसके अंदर, 3D मेटल्स के अंदर। तो टेबल 4.5 शो कर रहा है कि स्टेबल हैलाइड 3D सीरीज़ के ट्रांजिशन मेटल के जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसने अचीव कर ली, TiX4 टेट्रा हैलाइड्स ने, टाइटेनियम के। VF5 वेनेडियम F5, मतलब जो हैलाइड्स के साथ, हैलाइड्स मतलब हेलोजन्स, हेलोजन्स के साथ ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है कौन, हमारे ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो ये बता रखा है इसमें, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर आर अचीव्ड इन
टेट्रा हैलाइड्स मतलब जिसमें मेटल के पास कितने लगे हुए हैं, 4 हैलाइड एटम लगे हों, जैसे वो क्या कर रहे हैं, या फिर 5 लगे हों, VF5 एग्जाम्पल है, या फिर 6 लगे हों, क्रोमियम F6। और द +7 स्टेट ऑफ Mn इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड बट MnO3F। अब जो हमारा मैग्नीज होता है, जैसे अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 कौन से कंपाउंड के अंदर शो होगी, ठीक है, उसका कौन सा कंपाउंड होगा जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, MnO3F। ठीक है, तो आपको अगर यूँ लिख के दे दे MnF7 कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से कंपाउंड शो करेगा, MnO3F, क्योंकि एक ऑक्सीजन कितना करता है, 2 और 3 कितने करेंगे, 6 और -1 7, तो इसकी ऑक्सीडेशन क्या स्टेट क्या होगी, +7। एक सेकंड में करके बताती हूँ। जैसे मैग्नीज क्या हो गया, X हो गया, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, एक ऑक्सीजन कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब क्या इसका नंबर है, तो -2 है। ठीक है, प्लस में फ्लोरीन कितना करेगा, -1 इज इक्वल टू 0, तो x -3 2 6 -1 इज इक्वल टू 0, तो x -7 इज इक्वल टू 0। अब ये x है, ये -7 उस साइड जाएगा तो +7, तो ऐसे निकलेगी x मतलब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7। तो ये कंपाउंड याद रखना है, इसे हाईलाइट कर लो, MnO3F। ये चीज़ याद रखनी है कि MnO3F के अंदर क्या है, मैग्नीज की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब आगे Mn and beyond Mn no metal has a trihalide except FeX3। और ट्राईहैलाइड कौन शो नहीं करता, मतलब मैग्नीज के बाद कोई भी, मतलब मैग्नीज के बाद क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनमें से कोई भी मेटल शो नहीं करता ट्राईहैलाइड एक्सेप्ट FeX3 एंड COF3। कोबाल्ट और आयरन के अंदर ही COF3 और FeX3 ट्राईहैलाइड शो करते हैं, वरना नहीं करते आगे हायर वाले। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। जितने भी एक्सेप्शन दिखा रखे हैं ना इन्होंने, तो वो याद रखना, जैसे MnO3F, ये चीज़ याद होगी। अब दूसरी क्या याद रखनी है, FeX3 और COF3, ये क्या करते हैं, ट्राईहैलाइड फॉर्म करते हैं। द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू द हायर लैटिस एनर्जी एज इन केस ऑफ COF3। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की एबिलिटी रखता है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि COF3 के कंपाउंड के अंदर क्या है, लैटिस एनर्जी हाई होती है, इस वजह से ये क्या करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करता है, ट्राईहैलाइड फॉर्म करता है। और हायर बॉन्ड एंथैल्पी टर्म्स फॉर द हायर कोवलेंट कंपाउंड्स। अब VF5 और CRF5 क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो हायर बॉन्ड एंथैल्पी होगी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इस वजह से ये भी क्या करेंगे, फ्लोरीन क्या है इसमें अंदर स्टेबल होगा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर। ऑल्दो जो वेनेडियम +5 है वो रिप्रेजेंट ओनली बाई VF5, द अदर हैलाइड्स हाउएवर अंडरगो हाइड्रोलाइसिस टू गिव ऑक्सो हैलाइड्स। मतलब जो वेनेडियम है उसके अंदर सिर्फ VF5 ऐसा है जो एग्जिस्ट करेगा। अब जो बाकी के हैलाइड्स हैं वेनेडियम के, वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करके VOX3 फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अनदर फीचर ऑफ फ्लोराइड इज़ देयर इंस्टेबिलिटी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो दूसरी फीचर जो फ्लोराइड शो करते हैं वो क्या है कि वो कम स्टेबल होते हैं, किसके अंदर, कम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, जैसे +1 हो गया, +2 हो गया ये। अब ये टेबल एक बार देख लेना,
क्योंकि इसमें से सीधा कंपाउंड पूछ लेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे NiX2, X की जगह हेलोजन्स ले लेंगे, ठीक है। हेलोजन क्या होता है? FCl Bri, तो ये ले लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जैसे कॉपर है वो क्या है? CuX2 या फिर CuX। और जो सेम है वो अप्लाई करता है CuX के अंदर। All Cu2 halides are known except the iodides, मतलब Cu2 के सारे halides प्रेजेंट होते हैं, मतलब Cu, F, Cl, Br, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन के साथ क्या बनता है? हेलाइड के कंपाउंड बनाता है, लेकिन आयोडाइड के साथ नहीं बनाता। क्यों? Cu2+ ऑक्सीडाइज कर देता है I- को I2 के अंदर, ठीक है। तो ये रिएक्शन है कि Cu2+ I- के साथ रिएक्ट करके खुद क्या हो जाएगा? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और I2 फॉर्म कर देगा, I1 से I2। हाउएवर मैनी कॉपर कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। अब जो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के अंदर। और इसी वजह से वो डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है एक ही मेटल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। अब जैसे +1 से +2 में कैसे कन्वर्ट होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और +1 से 0 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। अब जो स्टेबिलिटी है Cu2+ की रेदर देन Cu+ इज ड्यू टू द मच नेगेटिव हाइड्रेशन H0 ऑफ Cu2+ देन Cu+। अब ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है बार बार, ठीक है, कि जो कॉपर कंपाउंड है वो अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। ऐसा क्यों है? तो इस पैराग्राफ को हाईलाइट कर लो और यहाँ पे लिख लो इम्पोर्टेंट, ताकि याद रहे, एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज करना है। रीज़न क्या है? स्टेबिलिटी Cu2+ की ज़्यादा होती है किससे? Cu+1 से। इज़ ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन ऑफ Cu2+ एक्वस देन Cu+। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या है? Cu2+ की बहुत ज़्यादा होती है किससे? Copper2+ की हाइड्रेशन इंथैल्पी से, विच मोर देन कंपनसेट फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर। मतलब जो क्या करती है? ओवरकम कर देती है किस फैक्टर को? कि जो सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी है कॉपर की, उसे। अब नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन ऑक्साइड। मतलब जो ऑक्सीजन की एबिलिटी है कि वो स्टेबलाइज करती है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को, वो डेमोन्स्ट्रेट की गई है किसके अंदर? ऑक्साइड्स के अंदर, ठीक है। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है इन ऑक्साइड्स कोइंसाइड्स विद द ग्रुप नंबर एंड इज अटेन्ड इन स्कैंडियम 2O3 to Mn2O7। अब जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब मेटल ऑक्साइड के साथ बना के मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, तो वो किससे कोइंसाइड कर रहे हैं? ग्रुप नंबर से भी, और वो अटेन हो रही है किसके अंदर? स्कैंडियम 2O3 से लेके Mn2O7 तक। बियॉन्ड ग्रुप 7, मतलब ग्रुप 7 के बियॉन्ड क्या होगा? नो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन अबव Fe2O3 आर नोन, ऑल्दो फेरेट्स क्या होते हैं? FeO4 2-, ठीक है। इसके अंदर क्या है? आयरन की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आर फॉर्म्ड इन एल्कलाइन मीडियम बट दे रेडिली डिकम्पोज टू Fe2O3 एंड O2। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फेरेट है वो एल्कलाइन मीडियम के अंदर किस फॉर्म में पाए जाएंगे? तो वो किस फॉर्म में पाए जाएंगे? जो FeO4 2- है, FeO4 2- प्लस OH- मतलब बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम के अंदर ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है, और ये किस फॉर्म में पाया जाएगा? Fe2O3 प्लस में O2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आयरन फेरेट, मतलब जो फेरेट्स होते हैं आयरन के ऑक्साइड्स,
वो बेसिक मीडियम के अंदर किस फॉर्म में पाए जाएंगे, तो Fe2O3 और O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो ये भी याद रखना है। बिसाइड द ऑक्साइड्स ऑक्सोकैटाइंस टू स्टेबलाइज दीज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोराइड। मतलब जो एबिलिटी होती है ऑक्सीजन की ताकि वो स्टेबलाइज कर दे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, वो क्या होती है, फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। दस द हाईएस्ट Mn फ्लोराइड इज़ MnF4। और इसी वजह से क्या है, मैंगनीज का जो हाईएस्ट फ्लोराइड है वो क्या है, MnF4। और जो हाईएस्ट ऑक्साइड है वो है Mn2O7, क्योंकि Mn2O7 के अंदर क्या है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। और F4 के अंदर क्या है, Mn की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये यही बता रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़्यादा स्टेबल करता है बजाय कि फ्लोराइड्स के। द एबिलिटी ऑफ और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी एबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सके, मतलब एक से ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म कर सके मेटल के साथ। इसी वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इन कोवलेंट ऑक्साइड Mn2O7, मतलब Mn2O7 क्या है, कोवलेंट ऑक्साइड। तो इसके अंदर क्या है, हर Mn टेट्राहेड्रली सराउंड होगा ऑक्सीजन से, इंक्लूडिंग MnO-Mn ब्रिज। द टेट्राहेड्रल MOO4 and minus ion are known for vanadium 5, chromium 6, Mn5, Mn6 and Mn7। तो ये चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है कि Mn2O7 के अंदर क्या है, मैंगनीज टेट्राहेड्रली सराउंड होगा किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। और एक MnO-Mn ये भी ब्रिज फॉर्म करेगा, ठीक है। अब जो टेट्राहेड्रल MOO4 and माइनस आयंस है वो कौन कौन शो करेगा, वैनेडियम 5, क्रोमियम 6, मैंगनीज 5, मैंगनीज 6 और मैंगनीज 7। तो ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। Mn इज टेट्राहेड्रली। इस चैप्टर के अंदर क्या है, मोस्टली याद करने वाली चीज़ें, समझने वाली जो थी वो मैंने बता दी। बाकी जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा है, वरना भूल जाओगे। इम्पोर्टेंट तो साथ साथ इम्पोर्टेंट लिख दिया, याद करते चलो। अब सेम वही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रखा है। अब इसके अंदर देखो Mn2O7 के अंदर क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बस यही बता रखा था इसके अंदर। अब क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन सीरीज। मतलब पहले तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। वैनेडियम 4 में से गया, वैनेडियम X प्लस में -1 -2 × 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू +1। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -4 इज इक्वल टू +1, X इज इक्वल टू +5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वैनेडियम +6 के अंदर है, वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। क्रोमियम की क्या होगी, 2X, क्योंकि 2 क्रोमियम है, प्लस में 7 × -2 इज इक्वल टू -2। तो 2X -14 इज इक्वल टू -2। अब ये 14 ही साइड जाएगा, तो -2 + 14 ये क्या होगा, +12। और X क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। सेम इसी तरीके से इसके अंदर Mn के अंदर क्या होगा, मैग्नीज की क्या हो जाएगी, ये क्या थी, +5। तो सिंपल है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैग्नीज की खुद निकाल लेना। वैनेडियम की क्या है, 5 +5 ऑक्सीडेशन। क्रोमियम की क्या है, +6। Mn के अंदर क्या है, +7, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 करेगा और 4 ऑक्सीजन क्या करेंगे, -8। परली साइड क्या है, -1, तो ये +8 हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी मैंगनीज की। तो ये बता रहे हैं कि
यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है। इसका रीज़न क्या है? दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीशीज़ इन विच दे आर रिड्यूस। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है ऑक्सीडाइज करने की पावर, तो वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है लेफ़्ट टू राइट, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की पावर। अब मैंगनीज़ के अंदर क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो क्या करेगा, मतलब बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो जल्दी से किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। और दूसरा क्रोमियम 6 के अंदर क्या है, 6 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, मतलब क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेफ़्ट से राइट मतलब जब +5 से +7 जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती जा रही है, और जितनी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। क्यों? एक तो जिसके अंदर ये रिड्यूस होके वो बनाएंगे ना, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, लोअर स्पीशीज़। सॉरी। What would you account for the irregular variation of ionization enthalpy first and second in first series of transition elements? अब ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था कि इरेगुलर वेरिएशन जो आयनाइजेशन इंथैल्पी की है फर्स्ट और सेकंड की फर्स्ट सीरीज़ के अंदर, वो कैसे होंगी। मतलब इरेगुलर क्यों होते हैं? क्योंकि इरेगुलर इस वजह से हुई थी क्योंकि बीच में क्रोमियम और जो हमारा क्रोमियम है और कॉपर है उसकी क्या होती है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इस वजह से चेंज होती रहती है। अब केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नोट वैल्यू ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।